हेलो फ्रेंड्स, बूट्स ऑन द ग्राउंड एक अमेरिकन स्लैंग है जिसका पहली बार इस्तेमाल 1980 में तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी की होस्टेज क्राइसिस के दौरान किया गया था। इसका मतलब होता है कि दुश्मन की धरती पर अपने सैनिक उतारना। जबकि आज ईरान वॉर को 13 दिन हो चले हैं और उसकी समाप्ति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या अमेरिका और इजराइल एक बार फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑप्शन पर सोच रहे हैं? और अमेरिका क्यों बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑप्शन पर सोचने से पहले ठिठक जाता है, सोचता है कि इसे ना करें? ईरान के ऊपर आपने सब कुछ कर लिया, बेतहाशा बमबारी की गई और बहुत सारा नुकसान किया गया, सुप्रीम लीडर को मार दिया गया और आपके प्लान के मुताबिक जो होना था वैसा कुछ हो नहीं रहा। उम्मीद ये थी कि अगर अली खamenei मारे जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ इतना बचता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना जहाज लेकर के तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उनका स्वागत होगा, जनता विद्रोह में खड़ी हो जाएगी और वो सत्ता की चाबी एक नई सरकार को दे देंगे। सो सिंपल। कम से कम पेंटागन में यही सोचा गया था कि हम 13 दिन में ईरान को सल्टा देंगे। सॉल्व्ड। लेकिन ईरान है ना तो बात के लिए राजी है, ना सरेंडर के लिए राजी है और उसने धीरे धीरे सारी गल्फ कंट्रीज को भी इस चपेट में ले लिया है और ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है, काफ़ी गंभीर चोटें भी पहुंचाई हैं और उसके साथ उसने दुनिया में एक तेल का संकट खड़ा कर दिया है। तो आगे अब अगर अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाए तो क्या हालात बनेंगे? आज बच्चा बच्चा जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है और उसका क्या महत्व है। ईरान ने वही किया जो कभी सद्दाम हुसैन ने किया था। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस की आवाजाही रोक दी और जिसकी वजह से हम सब तेल के संकट से जूझ रहे हैं। तो क्या ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑप्शन किया जा सकता है? क्या अमेरिका या इजराइल इसके बारे में विचार कर रहे हैं? आइए समझते हैं कि ईरान की फॉल्ट लाइंस क्या है। ईरान की फॉल्ट लाइंस लगती हैं कि उसकी माइनॉरिटीज हैं। ईरान एक शिया मुल्क है और वहां पर एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट रही है जिसने कभी न कभी माइनॉरिटीज का दमन जरूर किया है। तो आइए समझते हैं कहां कहां से अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑप्शन कर सकता है। ईरान की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है अजेरीज या अजरबैजान मूल के वो लोग। ईरान के 31 प्रांतों में से 2 प्रांत हैं जिनका नाम है ईस्ट अजरबैजान और वेस्ट अजरबैजान और दोनों में अजेरीज पॉपुलेशन कोई 15% है। क्या यहां से अमेरिका यहां एंट्री कर सकता है? वेस्ट अजरबैजान की सीमा लगती है तुर्की से और थोड़ी सीमा लगती है इराक से। तुर्की तो अमेरिका को इसकी परमिशन देने से रहा, तो इराक के साथ जरूर चांस है कि यहां से कुछ किया जा सकता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कुर्दिस्तान, ईरानी कुर्दिस्तान जिसकी सीमा लगती है इराकी कुर्दिस्तान से, जिसकी राजधानी है एरबिल, जो कि इराक का हिस्सा है लेकिन ऑटोनॉमस रीजन है, यहाँ CIA कोशिश कर रहा है
कि अगर इराकी कुर्द मदद करें तो यहाँ से ईरानी कुर्दिस्तान में दाखिल होकर के एक विद्रोह खड़ा किया जा सकता है। तो इस चीज़ पे भी लोग विचार कर रहे हैं। और उसके बाद अगर और दक्षिण में आप आते हैं तो एक प्रांत आता है खुजिस्तान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईरान में अधिकतर लोग शिया हैं और फारसी मूल के हैं, जिन्हें फार्स कहा जाता है। लेकिन खुजिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है जहां अरेबियंस रहते हैं, अरब मूल के लोग रहते हैं, जिनकी ज़्यादा एफिलिएशन आप कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इराक से आप लगा सकते हैं। तो वहाँ पर ये अरब मूल के लोग रहते हैं, सुन्नी मुसलमान हैं। क्या अमेरिका चाहेगा कि खुजिस्तान से बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे जाए? खुजिस्तान का एक फ़ायदा और भी है, क्योंकि खुजिस्तान की दक्षिणी सीमा पर्शियन गल्फ में लगती है। खुजिस्तान से ही शुरू होता है ईरानी कोस्ट, जो कि ईस्ट में जाकर सिस्तान, बलूचिस्तान या कोस्ट ऑफ मराकान तक जाता है। तो वो कोशिश करेंगे कि शायद खुजिस्तान से पर्शियन गल्फ में दाखिल हुआ जाए। एक और प्रांत है जहां से अमेरिका कोशिश कर सकता है ग्राउंड इन्वेजन की, और वो है ईरान का सिस्तान, बलूचिस्तान, जिसकी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ और थोड़ी सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। यहाँ बलोच रहते हैं, सुन्नी मुसलमान हैं और ईरान के खिलाफ इंसर्जेंसी करते आए। क्या अमेरिका यहाँ से अपने ग्राउंड ऑफेंसिव की शुरुआत करना चाहेगा? लेकिन यहाँ समस्या है, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि बलोच इंसर्जेंसी को हवा दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में भी बलोच इंसर्जेंसी चल रही है। और साथ में चीन भी नहीं चाहेगा कि इस तरीके की इंसर्जेंसी को हवा दी जाए जिससे उसके सी पैक पर और गवादर पोर्ट की सुरक्षा पर कोई आंच आए। लेकिन बलूचिस्तान से जाना एक ऑप्शन जरूर है। ये है आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑप्शंस जो अमेरिका सोच सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ ओमान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ईरान है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन ईरान की है, जो कि शुरू होती है खुजिस्तान से, खत्म होती है सिस्तान, बलूचिस्तान में। तो यहाँ क्या किया जा सकता है? एक खुजिस्तान है और दूसरा उसके बाद जो ईरान का प्रोविंस आता है उसका नाम है बुशर। और बुशर को अगर कैप्चर कर लिया जाता है तो एक तरीके से ईरान का पर्शियन गल्फ में डायरेक्ट दखल बंद हो सकता है। और उसी तरीके से अगर हम और ईस्ट की तरफ जाएं तो दूसरा ईरानी प्रोविंस आता है, उसका नाम है हर्मोज़गॉन। हर्मोज़गॉन का मतलब है वहाँ पर हर्मोज नाम का आइलैंड है, और यहीं पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तिकोना बनता है, जो कि ओमान के खिलाफ पड़ता है। क्या हर्मोज़गॉन प्रोविंस को अमेरिका पकड़ना चाहेगा बूट्स ऑन द ग्राउंड, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान का प्रभुत्व खत्म हो जाए और यहाँ से ऑयल सप्लाई शुरू हो जाए? तो अगर अमेरिका खुजिस्तान की कोस्टल लाइन, बुशर की पूरा प्रोविंस और हर्मोज़गॉन की पूरा प्रोविंस पकड़ लेता है, तो ईरान का पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ हॉर्मुज में से उसका प्रभुत्व खत्म किया जा सकता है और हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। ईरान को सिर्फ अपने तेल और गैस को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई छोटा सा आइलैंड
या कोई टर्मिनल दिया जा सकता है। और इसके लिए अरब स्टेट्स, चाहे ओमान हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो या और कोई हो, बड़े खुश होंगे, क्योंकि उसके बाद यहाँ से शिपिंग की जो भी आवाजाही होती है उसकी रॉयल्टीज़ अरब स्टेट्स को मिलने लगेगी। तो क्या किया जा सकता है? बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए अमेरिका का बहुत बेटर एक्सपीरियंस है। अगर आप देखें तो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार बूट्स ऑन द ग्राउंड कोरियन वॉर में उतारे थे। कोरिया में कोई 36,500 लोग मारे गए थे अमेरिकन ट्रूप्स। फिर उसके बाद वियतनाम में 1955 से 1975 तक अमेरिका ने कोई 58,200 सैनिकों की बलि दी। अब हम बात करते हैं इराक वॉर, जहां पर 4,400 लोग मारे गए। 2003 से 2011 तक ये युद्ध चला। अफगानिस्तान को कौन भूल सकता है, जहां 2400 अमेरिकी सिपाही मारे गए और 2001 से 2021 तक 20 साल तक ये युद्ध चला। गल्फ वॉर में भी अमेरिका ने 296 सैनिकों की जानें गंवाई और ये सिर्फ 1 साल युद्ध चला था। तो यहाँ पर अमेरिकन पब्लिक नहीं चाहती है कि उसके सिपाही, उसके सैनिक फिजिकली किसी दुश्मन की कंट्री पे जाए। अमेरिका सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर रिलाई करता है, बमबारी कर सकता है, मिसाइल मार सकता है और स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, कहीं न कहीं स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब बात आती है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे जाएं, तो अमेरिकन डिसीजन मेकिंग में एक तरीके की खलबली मच जाती है कि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे गए तो क्या होगा और उसका जवाब कौन देगा। तो ये उपापोह वहाँ चल रही है। लेकिन सेंट्रल कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड, जो इस इलाके के लिए जिम्मेदार है, जिसके नीचे ये युद्ध लड़ा जा रहा है, उसके पास सैनिक हैं जो कि ये कर सकते हैं। और इसके अलावा गल्फ स्टेट्स में आप जानते हैं कि सबसे बड़ी सेना सऊदी अरब की है और सऊदी अरब की सेना ने बैटल हार्डेंड है, युद्ध का स्वाद चखा है यमन में। तो क्या सऊदी अरब साथ आएगा, जिसके कहने पे कहा जाता है ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया। और सऊदी अरब में एक और ख़ास बात है, सऊदी अरब में कोई 2 ब्रिगेड पाकिस्तानी सेना की भी रहती है, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। क्या पाकिस्तान इस युद्ध में उतरना चाहेगा ईरान के खिलाफ? इसके अलावा क्या पाकिस्तान सिस्तान बलूचिस्तान से अपनी सेना भेजना चाहेगा, जिसकी वजह से ईरान पर एक प्रेशर बनाया जा सकता है? हो सकता है सिस्तान बलूचिस्तान आज़ाद भी हो जाए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। ईस्ट अजरबैजान या ईरानी कुर्दिस्तान या खुजिस्तान या बुशर या हरमोज़गॉन या सिस्तान बलूचिस्तान। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। उस समस्या ये है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारने का डिसीजन कौन लेगा, और बूट्स ऑन द ग्राउंड सिर्फ इन छोटे छोटे पॉकेट्स में उतारने से क्या तेहरान पर कोई असर पड़ेगा? यहाँ से तेहरान कैसे जाया जाएगा? और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक आप तेहरान कैप्चर नहीं करते, ईरान लड़ता रहेगा और आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका स्पेशल फोर्सेस को उतारने की फिराक में है और वो यूरेनियम जो 200 किलो या 400 किलो बताया जा रहा है उसको सीज करना चाहता है।
नातांज के न्यूक्लियर प्लांट में वो यूरेनियम कहीं दबा पड़ा है, क्योंकि जून 2025 की बमबारी में वो कहीं दफन हो गया है। भला कैसे स्पेशल फोर्सेस उसे ढूंढ सकती हैं या पा सकती हैं? इनरिच्ड यूरेनियम को स्पेशल फोर्सेस कैसे हैंडल करेंगी? इनरिच्ड यूरेनियम को हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो स्पेशल फोर्सेस से ये उम्मीद करना कि वो आपके लिए इनरिच्ड यूरेनियम का भंडार सीज कर देंगी, वो भी गलत है। लेकिन आज अमेरिका और इजराइल इस पशोपेश में हैं कि इस लड़ाई को कैसे ख़त्म किया जाए, और दोनों इस चीज़ से गुरेज करना चाहते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड न उतारे जाएं तो बेहतर होगा। और कौन जानता है कि ईरान की सेना इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि कब अमेरिका और इजराइल बूट्स ऑन द ग्राउंड ईरान में उतारते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी नुकसान हुआ है वो IRGC का हुआ है। ईरानी सेना पूरी तरीके से इंटैक्ट है, और हो सकता है कि अमेरिकन ट्रूप्स का इंतज़ार कर रही हो। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।